नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज चुनाव थे, इस वजह से थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया। रात्रि को जो 10 बजे क्लास होनी थी वो आज 11 बजे अपलोड हो रही है। और कुछ विद्यार्थी सो गए होंगे, तो ये वीडियो आप सुबह ज़रूर देख लेना। देखिए, इस व्यस्तता के कारण भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि 12 दिन में हमें रीट की जो मनोविज्ञान है वो पूर्णतया कंप्लीट करनी है, टू द पॉइंट। कुछ विद्यार्थी आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मैं आप लोगों को सुबह टारगेट देता हूँ, वो टारगेट भी पूरा करते हैं। आज जो हमारा विषय था वो व्यक्तित्व वाले टॉपिक को कंप्लीट करना था, और आज के इस सेशन में हम इसको टू द पॉइंट फिर से रिवीजन करेंगे। और कल जो है आपको एक नया टॉपिक तैयार करना है, वो है RT 2009। RT 2009 निश्चित तौर पे 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, 2 नहीं तो 1 प्रश्न तो ज़रूर ही मिलेगा आपको। तो उसमें क्या पढ़ना है, वो धाराएँ हैं वो ज़रूर पढ़नी है कि किस धारा में क्या उल्लेख है। वैसे मोटे तौर पे धारा ही है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, थोड़ा-सा आप बेसिक भी उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि भई हमने ये टारगेट तो बनाया था 12 दिन का, लेकिन हम पिछड़ गए हैं, तो देखिए आप अपने आप को खुद सेट कीजिए। आप जब तक आज टाइम टेबल ने सेट नहीं करेंगे, तब तक आप रेट में नहीं लग पाएँगे। रेट का जो आप एक जज़्बा ज़रूर ले रखा होगा कि मैं रेट की तैयारी कर रहा हूँ, रेट का सिलेबस तैयार कर रहा हूँ, तो आप खुद थोड़ा-सा खुद को देखें कि हाँ यार, मैं कितना जा रहा हूँ, सही रास्ते पे हूँ कि या नहीं हूँ। एक दिन में आप एक टॉपिक को तैयार नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी कमज़ोरी कहाँ है, हमारा समय जा कहाँ रहा है, आपको पता भी नहीं चलता, और समय देखो कितना जल्दी स्पीड से निकल रहा है। ठीक है ना? इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान से रखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले जाते हैं एक कैंडिडेट के पास जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में कुछ लिखा है इम्पोर्टेंट, वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं कि ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। हम सब लोग जानते हैं मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा, ये क्या है, व्यक्तित्व है। और इनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है आलपोर्ट की। पता नहीं ये कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, आलपोर्ट की परिभाषा, कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये मनोदैहिक शब्द जो है वो आपको एग्जाम में मिलेगा, गत्यात्मक संगठन आपको कीवर्ड मिलेगा। थोड़ा सा आप लिंक कीजिएगा, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा यही है। इसके बाद देखिए एक परिभाषा इन्होंने लिखी है कि ये गिलफोर्ड की जो परिभाषा है, इन्होंने लिखा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित रूप है। ये किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की है। मेरे ख्याल से ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी इन्होंने परिभाषा लिखी है। इसके बाद ये लिखती हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण के बारे में बताती हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार 4 प्रकारों में ये वर्गीकरण है। अ, सत्गुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, यानी तीन तीन आधारों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है भारतीय दर्शन के अनुसार। ठीक बात लिखी है इन्होंने, बिल्कुल ऑथेंटिक बात लिखी है। इसके बाद ये लिखती हैं कि हिपोक्रेटस जो हैं, उन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। रक्त पित्त के बारे में, पीले पित्त के बारे में, काले पित्त के बारे में और कफ पित्त के बारे में। मैं अपने नोट्स पे लास्ट में ले चलूँगा। संक्षिप्त में हम बात करेंगे कि रक्त पित्त में कौन-कौन से व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, किन-किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये लिखते हैं कि जो क्रेसमर का वर्गीकरण है, क्रेसमर का जो वर्गीकरण है, ये व्यक्तित्व के बारे में 4 प्रकार की बात करते हैं। एक स्थूलकाय, एक सुडौलकाय, एक कृशकाय, एक मिश्रितकाय। देखिए, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हाँ यार, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। लेकिन जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कि क्रेसमर ने, सिंपल सा प्रश्न आएगा कि क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? और वहाँ आपको ये कन्फ्यूज़ रहेंगे कि हाँ यार, किसने 3 बताए थे, किसने 4 बताए थे? तो थोड़ा-सा आप खुद को सेट कीजिए कि हाँ यार, क्रेसमर की बात थी। आप इसको ऐसे भी लिंक कर लीजिए कि क्रेसमर में 4 वर्ड हैं, 4 वर्ण हैं, तो इस प्रकार से 4 प्रकार की बात की थी। इससे भी आप लिंक कर सकते हैं। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेल्डन का।
शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा। इन्होंने बात की गोलाकार की, आयताकार की और लंबकार की। गोलाकार, आयताकार और लंबकार, ये भी आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो जोशीले स्वभाव वाले होते हैं, व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, वो करता है आयताकार वाले जो कैटेगरी में आते हैं उन लोगों का। चलिए आगे हम बात करते हैं युंग या जुंग का वर्गीकरण। एक ही बात है, मनोवैज्ञानिक के आधार पर ये बांटते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में। अंतर्मुखी अपने आप से प्रेम करने वाले, ये आप मेरे ख्याल से बहुत जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। सीधा चलते हैं व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं इनके बारे में। सबसे पहला इन्होंने लिखती हैं कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्राइड का है। इन्होंने 3 चीज़ों पर बात की है, इड पर बात की है, अहम पर बात की है और परा अहम पर बात की है। और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है व्यक्तित्व का। और निश्चित तौर पे आपको इस बार भी यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। इड के बारे में हो सकता है, वो अहम के बारे में हो सकता है, परा अहम के बारे में हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर इनके बारे में रीड कर लीजिएगा। मैं आपको लास्ट में इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद ये लिखती हैं कि जो सील गुणों का सिद्धांत है, सील गुणों का जो सिद्धांत है वो है आलपोर्ट का। और इन्होंने व्यक्तित्व के 12 सील गुणों की बात की है। जीव विज्ञान का जो सिद्धांत है वो है गोल्डस्टीन का। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम तो याद रख ही सकते हैं, जीव विज्ञान, गोल्डस्टीन। इसके बाद ये व्यक्तित्व मापन की 2 विधियों पर जिक्र करते हैं, और 2 विधियां ही हैं हमारे। एक है प्रक्षेपी विधि और एक है अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपण विधियां मुख्य रूप से व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करती हैं, और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां आती हैं, यही बात आपको पता है तो आप आराम से प्रश्न को हल करेंगे। कईयों को ये पता नहीं चलता कि कौन सी प्रक्षेपी विधि है, कौन सी अप्रक्षेपी विधि है। तो जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो जानता है कि ये प्रक्षेपी विधि है, ये अप्रक्षेपी विधि है। तो याद रखिएगा, प्रक्षेपी विधि में प्रासंगिक अंतर्बोध आएगा, बालक अंतर्बोध परीक्षण आ जाएगा, खेल व ड्रामा विधि आ जाएंगी, वाक्य पूर्ति परीक्षण आ जाएगा, स्याही धब्बा परीक्षण आ जाएगा, जिसको आईबीटी बोला जाता है। तो जहाँ पर भी आपको ये लेटर वाले मिले, आईबीटी है, सीएटी है, टेट है, ये ज़्यादातर आपको किस में मिलेंगे, प्रक्षेपी विधि में बात करेंगे। देखिए, एक तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि इनमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि का उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जैसे टीएटी परीक्षण है तो ये किसने दिया, पहला प्रश्न है। और इसमें जो कार्ड्स हैं उनकी संख्या कितनी थी। अंतर्बोध परीक्षण की सीएटी है वो किस स्तर के जो बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो इसके बाद मैं अपने जो नोट्स हैं उन पे ले चलूँगा थोड़ा सा। ये आगे लिखती हैं अप्रक्षेपी विधि के बारे में, आत्मनिष्ठ विधि है और इसमें वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। आत्मनिष्ठ विधि जो होती है वो खुद पर जो हम बात करते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि है, प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, आत्मकथा विधि है, ये सारी चीज़ें ये लिखती हैं। चलिए अब बात करते हैं सीधे एक और। चलिए यहाँ पे मैंने भी आप लोगों के लिए संक्षिप्त में कुछ चीज़ें नोट की हैं जो मेरे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा इनको भी ज़रूर देख लेते हैं। देखिएगा, व्यक्तित्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एडलर ने। प्रश्न आ जाए छोटा मोटा कि व्यक्तित्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए एडलर भाई साहब थे, उन्होंने व्यक्तित्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और ये तो आप जानते हैं पर्सोना से है, लैटिन भाषा के नकाब होता है, नकली चेहरा होता है, ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे तो वही आपसे कनेक्ट करना है व्यक्तित्व से, तो एडलर ही इसके जनक हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी आप गलत नहीं करेंगे। फर्स्ट में मन आ रहा है तो मन से ही आपको सिगमंड फ्राइड जहन में रखना है। इसके बाद विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे तो यही मनोविश्लेषणवादी से ही अलग हुआ है, लेकिन इनका जो जनक है वो है सिगमंड फ्राइड के जो शिष्य हैं युंग और जुंग हैं। नव फ्राइडवाद की अगर बात की जाए तो नव फ्राइडवाद के जनक हैं एरिक्सन। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
प्रथम व्यक्तित्व वर्गीकरण जो है वो हिप्पोक्रेटिस ने दिया था। देखिए व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, हिप्पोक्रेटिस ने दिया था। और इनकी एक बहुत बेहतरीन बुक आती है, नेचर ऑफ मैन। तो कहीं एग्जामिनर है वो इस पुस्तक को आपको ऑप्शन में डाल दे कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 4 प्रकार इन्होंने बताए कौन कौन से। एक बताया रक्त, एक बताया कफ, एक पीला पित्त और एक है काला पित्त। अब नाम से ही पता चल रहा है, रक्त यानी रक्त जैसा, यानी आशावादी उत्साही, ये लोग किस में आएंगे, रक्त में आ जाएंगे। और इसका विपरीत देखो काला, काला किसका संकेत होता है, नेगेटिविटी का होता है, तो निराशावादी हो जाएंगे। और दो इनके बीच में होते हैं, एक तो होता है शांत आलसी, और एक होता है पीला पित्त। पीला पित्त में जैसे चिड़चिड़े, क्रोधित और दुखी स्वभाव वाले। आपको तो बस इतना याद रखना है कि हिप्पोक्रेटिस ने नेचर ऑफ मैन में कितने व्यक्तित्व के प्रकार बताए, 4, रक्त, कफ, पीला और काला। आगे ये जो परिभाषा है, हालांकि ये परिभाषा आपके जो फर्स्ट कैंडिडेट थे उन्होंने बताती थी, और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व के जो टॉपिक है उसमें जो परिभाषा आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है वो अल्पोर्ट की ही रहती है। और कीवर्ड है आपको मनोदेहिक गत्यात्मक, जो संगठन है वो अल्पोर्ट की परिभाषा में आपको मिलेगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, जिसके द्वारा वह वातावरण में अद्वितीय समायोजन करता है। देखिए गिलफोर्ड की परिभाषा में हमने गुणों की बात की थी, और यहाँ पे देखिएगा वुडवर्थ जो है ये बात करते हैं कि व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता या विशेषताओं का योग है। ये विशेषता शब्द आपको मिलेगा वुडवर्थ की परिभाषा में। वैसे वुडवर्थ वैसे विशेषता, थोड़ा सा आप इसको लिंक कर सकते हैं। और एक और परिभाषा है जो मेरे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट है, रेनरोक्स की। रेनरोक्स ये लिखते हैं कि समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संतुलन ही क्या है, व्यक्तित्व है। समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन ही क्या है, व्यक्तित्व है। वॉटसन लिखते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट परिभाषा नहीं है। सबसे ज़्यादा आप अल्फोर्ड को याद करेंगे, वुडवर्थ की परिभाषा, गिलफोर्ड की परिभाषा, उधर रेन रोक्स की परिभाषा थोड़ी सी आपको लिंक करनी होगी। सीधे चलते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में। तो मेरे ख्याल से इनके जो नाम हैं वो ही आपके याद हैं, तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ जानते हैं व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहला है देखो व्यक्तित्व संरचना सिद्धांत मनोविश्लेषणवादी है फ्राइड के द्वारा। शील गुण सिद्धांत है ये कैटल के द्वारा। मांग सिद्धांत है हेनरी मुर्रे के द्वारा। जीव सिद्धांत है ये हमने पहले भी बात की, गोल्डस्टीन के द्वारा। सह से शारीरिक और सह से शेल्डन। सह से शारीरिक संरचना सिद्धांत जो है वो शेल्डन के द्वारा है। धार्मिक की बात करते हैं मैकडूगल, और आत्म सिद्धि का है वो मेस्लो का। सीधे चलते हैं सिगमंड फ्राइड के, जहाँ से मुझे लगता है यहाँ से जो प्रश्न है वो इस बार पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी है। देखिए सिगमंड फ्राइड और उनका प्रश्न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए इनका जो सिद्धांत है इसमें हम 3 चीज़ों पर बात करते हैं। इड की बात करते हैं, ईगो की बात करते हैं, सुपर ईगो की बात करते हैं। दूसरे हम चेतन मन की बात करते हैं, अचेतन मन की बात करते हैं, अर्धचेतन की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें तो बच्चा बच्चा जानता है जो भी रेट की तैयारी करता है। बात यहाँ पे आती है लिबिडो, नार्सिज्म और मूल प्रवृत्ति। जी हाँ, सिगमंड जो फ्राइड हैं वो लिबिडो का जिक्र करते हैं। कहीं आपसे प्रश्न बना दिया जाए, कहीं आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मान लीजिए इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया है, 4 ऑप्शन में डाल दे, स्कीमा, संतुलीकरण, लिबिडो, तो वहाँ आपको जहन में रखना है कि ये जो लिबिडो वर्ड है ये सिगमंड फ्राइड का ही है। इसमें इन्होंने देखिए प्रेम, स्नेह, काम वासना, ये जो शब्द हैं इनको सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो नाम कहा, लिबिडो नाम से पुकारा है। ओके। नार्सिज्म क्या है, स्वयं से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना, बच्चा खुद से प्रेम करता है, इसको मनोविज्ञान की भाषा में नार्सिज्म कहा है। सिगमंड फ्राइड ने, थोड़ा सा आप लिंक कर लीजिएगा नार्सिज्म को।
देखिए, मूल प्रवृत्तियों की हम बात करते हैं, जो कौन थे, विलियम मैकडूगल की हम बात करते हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताते हैं। संवेग वो बताते हैं, भाई संवेग को प्रबल बताते हैं। लेकिन जो सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने भी दो मूल प्रवृत्तियों की बात की है, एक इरोज और एक है थोनेटोस या थोनटोस। कहीं भी ऐसा लिंक करता हुआ आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इरोज थेनाटोस नाम की मूल प्रवृत्तियाँ किस से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सिगमंड फ्रायड। इरोज जो है वो जीवन से संबंधित है, और थोनाटोस है वो मृत्यु से संबंधित मूल प्रवृत्ति है। काम भावना सिगमंड फ्रायड मानते ही मानते हैं, और इनके साथ ये भी आप, मैंने पहले भी बता दिया है, ओडिपस लड़कों में, इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती है। पितृविरोधी और मातृविरोधी, ये थोड़ा सा लिंक कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि इड जो होता है उसका संबंध किससे होता है? अचेतन मन से होता है। इड को हम हिंदी में इदम कहते हैं। अचेतन मन से इसका संबंध किया जाता है। इसे सुखवादी मन के भीतर का पशु या राक्षस बोला जाता है। यानी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, एक बच्चा जो होता है वो दुकान पे चला जाता है, उसका मन करता है कि यार मैं पेंसिल खरीद लूँ। अब वो किसी की भी फिक्र नहीं करता, उसको तो बस मन में आ गया कि मुझे ये लेना है, तो बस लेना ही है। वही चीज़ है ईद में आती है। इच्छाओं का जन्म घर होता है, इच्छाओं की जननी हम कह सकते हैं। और अचेतन मन आप जानते हैं सबसे बड़ा भाग होता है। सीधी सी बात है कि जहाँ इच्छाएं होती हैं वो भाग बड़ा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप भी अपने आप में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, तो आपका जो मन है वो सबसे बड़ा होगा ही। तो 9/10 भाग होता है अचेतन मन। परिणामों की यहाँ बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता है कि जो दुकानदार है वो क्या कहेगा, मैं चोरी करके पेंसिल खरीदूंगा तो वो क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, इस प्रकार की कोई चिंता इसमें नहीं होती है। तो यहाँ से अप्लाइड प्रश्न 100 में से 100% यहाँ से बनेगा इस बार। बात करते हैं यहाँ पे ईगो की। ये EGO है, थोड़ा सा EG लिखा गया है। ईगो अहम को कहते हैं। वास्तविकता से इसका संबंध होता है। मन का पुलिस वाला इसको कहते हैं कि मन में तो बात चलती है कि यार ये ले लूं, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। चेतन मन से इसका संबंध किया जाता है। चेतन मन 1/10 होता है। इसे न तो सुखवादी और न ही आदर्शवादी, ऐसी इसमें नीति रहती है। न तो सुखवादी बनो, न ही आदर्शवादी। इसमें यह करो और यह मत करो, इस प्रकार के जो हैं आदेश की भावना होती है। प्रश्न आ जाए कि यह करो यह न करो किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ये किससे संबंधित होगा? अहम से होगा। और इसमें क्या होता है देखिएगा, जिस व्यक्ति का ईगो जितना अधिक होता है, व्यक्तित्व है उसका उतना ही अच्छा माना जाता है। जिसका ईगो जितना अधिक होगा उसका व्यक्तित्व उतना ही क्या होगा? सुदृढ़ होगा। सीधी सी बात है, ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सुपर ईगो में बात करते हैं, परा अहम जिसको बोला जाता है, इसका संबंध नैतिकता से होता है। सामाजिक गुणों की हम बात करते हैं। प्रकृति जो है उसकी देवत्व होती है, देवत्व होती है, देवता के समान होती है। बातें भी देवता जैसी करते हैं। वही इसमें ऐसी बातें करते हैं कि यार चोरी करना तो पाप है, चोरी करना तो क्या है? पाप है, चोरी तो करनी भी नहीं चाहिए, इस प्रकार की भावना आती है। तो सीधी सी बात है, देवता वर्ग की बात करते हैं। अर्ध चेतन से इसका संबंध होता है। पछतावे की भावना होती है। और यह उचित यह अनुचित, ये वाला कीवर्ड आप याद रखेंगे, यह उचित यह अनुचित। ये जो आदेश है वो किस में मिलता है? सुपर ईगो में मिलता है। आइए चलते आगे, बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर जो कैरेक्टर हैं व्यक्तित्व के बारे में। दो चीज़ें देख लेते हैं कि व्यक्तित्व एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। उसमें 90%, एक व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व हम देखते हैं तो 90% योगदान किसका रहता है? वंशानुक्रम का। और 10% योगदान वातावरण का रहता है। 90-10 का रेशियो आप थोड़ा सा लिंक करके याद रखेंगे। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के निर्माण और विकास का जो सर्वोत्तम काल होता है, कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण है, उसके विकास का सर्वोत्तम काल क्या है? तो 5 वर्ष की आयु तक मानते हैं फ्राइड। वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि केटल के अनुसार, तो केटल भी शेषावस्था मानते हैं। लेकिन आलपोर्ट के अनुसार आपसे पूछे तो आलपोर्ट जो है
वो व्यक्तित्व के निर्माण और सर्वोत्तम काल का समय मानते हैं किशोरावस्था। जुंग, तो जुंग मानते हैं किशोरावस्था के बाद का जो समय है वो सर्वोत्तम काल होता है विकास का। इसके बाद एरिक्सन है, एरिक्सन ये कहते हैं कि व्यक्ति के निर्माण में विकास का जो सर्वोत्तम काल होता है वो जीवंत पर्यंत होता है, ये बात करते हैं एरिक्सन। देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, रुचि भी है, ढेर सारे कारण हैं। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक नेगेटिव आपको देखना है कि वो इनमें से कौन सा नहीं है। सीधे बात करते हैं, शेल्डन की बात करते हैं तो सीधा प्रश्न आ जाता है छोटा सा कि शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकारों की बात की। तो आपका आंसर होना चाहिए 3, गोल, लंबा और आयत जैसा। गोल, लंबा और आयत जैसा। और गोल है तो अंशमुख होगा, सीधी सी बात है। सामाजिक गुण होंगे उसमें, सामाजिकता से जुड़ा हुआ होगा। बहिर्मुखी हम उसको कह सकते हैं। लंबा, लंबे तो सब दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, इनका व्यक्तित्व जो होता है वो निम्न स्तर का होता है, लंबे। आयत जो होते हैं, आयताकार जिनकी आकृति होती है वो कैसे होते हैं, जोशीले होते हैं, मेहनती होते हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, सुदृढ़ होता है और अच्छा व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व इनका माना जाता है। तो सेल्डन भाई साहब है, इन्होंने जो व्यक्ति का एक शरीर होता है उस आधार पे इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और हम सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम किसी बच्चे का व्यक्तित्व है अगर हम देखना है तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, उससे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। फिर भी ये पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात है तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे बना दिया जाए तो थोड़ा सा आप इसको लिंक करेंगे। बात करें क्रेस्मर की तो यहाँ पे क्रेस्मर ने भी 4 प्रकार की बात की है, स्थूलकाय, सुडोलकाय, कृष्णकाय और मिश्रित काय। बस ये 4 नाम ही आपको जहन में रखने हैं। जैसे मान लीजिए कल ही आपका एग्जाम है तो पहला प्रश्न तो आप ये ही याद रखेंगे कि क्रेस्मर ने कितने प्रकार बताए। 4 वर्ण हैं तो 4 ही प्रकार बताए, बस इतनी चीज़ तो आप याद रखेंगे ही। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इन दोनों की बात जो है वो जुम करते हैं। मुख्य रूप से 2 चीज़ों पर बात करते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और उभयमुखी इन दोनों के बीच का मिलो जुलो रूप होता है। तो ये भी आप थोड़ा सा जुम के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अंतिम जो हमारा बिंदु है वो है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। देखो पहला प्रश्न ये यहाँ से यही बनता है कि प्रक्षेपी विधि कौन सी है, इनमें से अप्रक्षेपी विधि कौन सी है। तो पहला तो आप ये याद रखेंगे कि इनमें से प्रक्षेपी विधि कौन सी है। जैसे टीएटी परीक्षण है, सीएटी है, आईबीटी है, एससीटी है, नाटक व खेल विधि। मुख्य रूप से आप इतनी चीज़ों को भी याद करते हैं तो दिस इज सफिशियंट। इतना सफिशियंट है, इतना डेथ में प्रश्न आपसे यहाँ से नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं है। सीधे जो इंग्लिश वाले टर्म्स हैं वो क्या हैं, प्रक्षेपी हैं। और इस प्रकार के जो आप टर्म देख रहे हैं वो क्या है, अप्रक्षेपी हैं। अप्रक्षेपी में आपको सिर्फ इनके जो प्रतिपादक हैं वो ही याद रखने हैं। जैसे अंतरदर्शन विधि है, ये किसने दी, तो ये भाई साहब जो विलियम वुंट है, टिचनर है, इन्होंने अंतर्दर्शन, इसको आत्मदर्शन भी बोला जाता है, स्वमूल्यांकन भी बोला जाता है, आत्मनिरीक्षण भी आप इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि अंदर की ओर झांक कर किसी बच्चे का व्यक्तित्व जो है पता लगाना। तो आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं देता। तो ये व्यक्तित्व जो है अप्रक्षेपी के अंदर आता है। आपको तो ये याद रखना है कि अंतर्दर्शन विधि जो है वो अप्रक्षेपी विधि है। विलियम वुंट और टिचनर इसके प्रतिपादक आप इसको कह सकते हैं। बहिदर्शन जो विधि है वो बहिदर्शन विधि जिसको हम बोला जाता है, ये अवलोकन विधि होती है और ये वॉटसन ने दी है। अवलोकन विधि, अवलोकन का नाम से देखो, अवलोकन यानी देख कर निरीक्षण करना। एक तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर निरीक्षण करते हैं और एक हम अप्रत्यक्ष रूप से हम देखकर निरीक्षण करते हैं। तो ना आपको नाम सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बहिदर्शन विधि का प्रतिपादक कौन है, वॉटसन है, बस। और वैसे देखा जाए तो अप्रत्यक्ष निरीक्षण जो होता है, प्रत्यक्ष निरीक्षण की बजाय अप्रत्यक्ष निरीक्षण जो होता है वो उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें अचानक हम किसी बच्चे का जो है वो निरीक्षण करते हैं अप्रत्यक्ष निरीक्षण में। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। और प्रत्यक्ष निरीक्षण में तो हम प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करते हैं तो इससे बच्चा क्या हो जाता है, दबाव में आ जाता है भाई। अचानक क्या किसी वास्तविक व्यवहार का अगर पता नहीं चल पाता है
प्रत्येक रूप से किसी बच्चे का जो है वास्तविक रूप से व्यवहार का पता नहीं चल पा। खैर आपको इतना ही याद रखना है कि वही दर्शन विधि है, इसके प्रतिपादक कौन है, वॉटसन है। इसके बाद है केस स्टडी व्यक्ति इतिहास विधि। तो इसके प्रतिपादक आपसे पूछे तो टाइडमैन, बस इतना ही याद रखना है, टाइडमैन केस स्टडी जीवन इतिहास विधि। और इस विधि में समस्यात्मक बालक होते हैं, उनका अध्ययन जो किया जाता है वो उपयोगी माना जाता है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। तो ये भी इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, इसमें व्यक्तित्व का जो पता है वो वास्तविकता का पता नहीं लगाया जाता केस स्टडी से जो। इसके बाद है प्रश्नावली विधि। ये भी क्या है, अप्रक्षेपी विधि है। और इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ये किसने दी, वुडवर्थ ने दी। प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ हैं। 1 मिनट। और इसमें प्रश्नावली विधि मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक तो बंद प्रश्नावली होती है, एक होती है खुली प्रश्नावली, और एक होती है चित्रित प्रश्नावली, चित्र के माध्यम से व्यक्तित्व का पता लगाना। एक होती है मिश्रित प्रश्नावली। तो आपको तो बस इतना ही याद रखना है, बस प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है, बस इतना ही याद रखिएगा। समाज मिति विधि, ये हम उसमें भी पढ़ते हैं जो अपने टीचिंग पेडागोजी है, तो उसमें भी समाज मिति विधि मोरेनो के द्वारा। शब्द साचर्य विधि है, स्वपन विश्लेषण विधि है। तो ये आप थोड़ा सा याद करिएगा। अब थोड़ी और इम्पोर्टेंट बिंदु पे ले चलते हैं आपको, जैसे टीएटी परीक्षण है, टीएटी परीक्षण है, सीएटी परीक्षण है, आईबीटी परीक्षण है। ये 3 तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनके प्रतिपादक कौन हैं, कार्ड की संख्या कितनी है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। आपसे ये सन याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे सन याद नहीं रहती है तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। और जिसको याद है तो भैया उसकी तैयारी है वो पहले से बहुत गजब की है। तो टीएटी परीक्षण की तारीख है 1935। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसका दूसरा नाम, कहानी व्यक्तित्व परीक्षण इसका तीसरा नाम, मॉर्गन और मुर्रे के नाम से ये दी गई है। मॉर्गन मुर्रे मैं से याद कर सकते हैं। 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उससे ऊपर के जो बालक होते हैं इनके लिए ये परीक्षण किया जाता है। 5 मिनट का बच्चों को समय दिया जाता है। कार्ड की संख्या इसमें होती है 30+1। बस यही प्रश्न पूछा जाता है कि कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में अगर 30 हो तो 30 करना है, 30+1 हो तो आपको 31 पे ही करना है। 10 मेल के चित्र होते हैं, 10 फीमेल के चित्र होते हैं, और 10 चित्र ऐसे होते हैं जिसमें दोनों के चित्र बने होते हैं, और एक जो होता है वो खाली चित्र होता है। बस इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। टीएटी परीक्षण के बारे में इतना जानते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ जानते हैं, मोटा मोटी यही चीज़ है। सीएटी परीक्षण की बात कर लेते हैं। देखो सीएटी, कैट मानी बिल्ली, मतलब एक जानवर है, तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीएटी परीक्षण में जानवरों के चित्र होते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब जानवरों के चित्र होते हैं तो इससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर के चित्र होंगे तो कहीं ना कहीं छोटे बालकों के लिए उपयोगी होगा। इसका मतलब 3 से 11 वर्ष के बालक के लिए ये उपयोगी है, बल्कि ये देखो 14 वर्ष के ऊपर के बालक के लिए ज़रूरी था। कार्ड की संख्या इसमें कितनी होती है, 10 होती है, और आईबीटी जो होता है उसमें भी 10 होती है। मुख्य रूप से आप ये वाला याद रखेंगे, बाकी में आप 10 ही करेंगे। प्रतिपादक ल्यूपेल्ट बेलक हैं, 1948 में ये बात परीक्षण किया गया। इसके बाद है आईबीटी परीक्षण, जिसको स्याही धब्बा परीक्षण बोला जाता है। कार्ड की संख्या जो होती है इसमें कितनी होती है, 10 होती है, और इसमें धब्बे होते हैं। एज होती है 13 से 19 वर्ष। 5 ऐसे होते हैं जिसमें ब्लू या वाइट के 2 ऐसे चित्र होते हैं, ऐसे धब्बे होते हैं जिसमें ब्लू, वाइट या रंग रेड हो सकती हैं, और 3 पर कोई अन्य कलर है वो हो सकता है। तो आपको इतना डेथ में नहीं पूछाएगा, आप तो बस इतना याद रखिए। आईबीटी परीक्षण किसने दिया, हरमन रोसानी। कब दिया, 1921 में। कार्ड की संख्या कितनी थी, 10 थी। एज कितनी है, 13 से 19 है। दिस इज सफिशियंट। ओके, चलिए दोस्तों, आज का अंतिम हम बात कर लेते हैं। SCI परीक्षण 1930 में दिया गया। वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है, पाइन व टेंडलर के द्वारा ये दिया गया। अधूरे वाक्य दिए जाकर, अधूरे वाक्य को देकर बच्चों के व्यक्तित्व का पता लगाना, ये SCI है। जो प्रक्षेपी विधि है, ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये प्रक्षेपी विधि है।
ये क्या है, प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल से जाना है। अप्रक्षेपी विधियों में सिर्फ हमने नाम पढ़ा है और उनके प्रतिपादक को याद करने की कोशिश की है। नाटक व खेल विधि ये मोरेनो के द्वारा दी गई है। तो इतना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व के बारे में मोटा मोटी तो ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आप जानते हैं तो साथियों बहुत कुछ जानते हैं। और मेरे ख्याल से इनसे बाहर प्रश्न नहीं आ सकता। इनसे बाहर प्रश्न नहीं आ सकता। फैक्चुअल प्रश्न यहीं से आएगा। अप्लाइड प्रश्न आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तो। मगर अंत समय में आप इस वीडियो को जितना देख सकते हैं देखिएगा ज़रूर। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। कल के लिए आपको मैं दे रहा हूँ RT 2009 को कंप्लीट करना है। और ये हमारा छठा हो जाएगा। पांचवा व्यक्तित्व कंप्लीट हो गया, बाल विकास हो गया, अधिगम हो गया, प्रेरणा हो जाएगा, और व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि हो गया। RT 2009 को कल ख़त्म करेंगे। 2 घंटे में आपको कंप्लीट RT के बारे में पढ़ना है, RT की धाराओं के बारे में पढ़ना है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पढ़ना है। SMC का गठन किस में है, या टीचर की जो योग्यता है, अध्यापकों की जो दायित्व है वो किस धारा में है, ये सारी चीज़ें आप जो है कल पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर पड़ी हैं। समय थोड़ा ज़रूर लगा है, लेकिन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में कल रात 10 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।